तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी VSEPR थ्योरी। ठीक है। तो जैसे कि देखो, हमने ये देख लिया कि इनकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है। अब देखो, मैं आपको चीज बताती हूँ, बॉन्ड एंगल। ठीक है। इन तीनों का ही हम बॉन्ड एंगल देखेंगे। ठीक है। अब देखो, बॉन्ड एंगल कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता चुकी ये चीज कि एक्सपेरिमेंटली पहले निकालते हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंटली चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी सुटेबल रीजन होता है उसके अकॉर्डिंगली चीजें समझाई जाती हैं फिर, है ना। अब देखो, इसमें जो बॉन्ड एंगल सारे सी बॉन्ड एंगल हमेशा याद रखना बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है। ऐसे मत करना लोन पेयर और बॉन्ड के बीच का ऐसे एंगल बता देना। ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड के बीच का एंगल नहीं होता। बॉन्ड एंगल का नाम ही क्या है, बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने कि किसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड के बीच का एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री एंड 45 मिनट्स का। ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया मीथेन के केस में, 109 डिग्री एंड 45 मिनट्स का। ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, यहाँ पे होता है बॉन्ड एंगल 106 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बॉन्ड एंगल घट गया। यहाँ पे कितना हो गया, बॉन्ड एंगल 106 डिग्री के अराउंड हो गया। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। और जो यहाँ पे था, देखने को तो सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। ठीक है। ये बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास हो जाता है 104 डिग्री के आसपास। कितना हो जाता है, 104 डिग्री के आसपास। यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना कम हो जाता है। ठीक है। अब देखो कि अगर हम देखें कि चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है कि यहाँ पे एक लोन पेयर था, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए। और इन लोन पेयर्स के आने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। पहले बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था, फिर 106 हो गया, फिर कितना हो गया 104 डिग्री, और भी कम हो गया बॉन्ड एंगल। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि लोन पेयर्स आ रहे हैं, उनकी वजह से बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। तो यहां से आती है हमारे पास क्या, वैलेंस शेल, VSEPR थ्योरी। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन रिपल्जन थ्योरी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है। जो वैलेंस शेल होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कुछ रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। क्या चीजें होती हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना आप लिख सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम decides the shape of shape of the molecule। ठीक है। अब देखो कि ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है। क्या चेंज लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अब जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के, ठीक है, वो दो जगह जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, या तो वो लोन पेयर के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, जैसे कि अभी अभी हमने देखा SO2 में सॉरी, ऐसा था उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। ये थी उसकी, है ना, शेप, वी शेप। उसमें क्या था कि जो सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, है ना। तो 6 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड पेयर के अंदर जा रहे थे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोन पेयर के अंदर रह रहे थे। हम क्या बोल सकते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या फिर यूं कह लो कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन,
है ना। वो किस में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हमारे पास लोन पेयर में या फिर बॉन्ड पेयर में। यानी कि जो यहाँ पे रिपल्जन्स की बात हो रही है वो इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच के रिपल्जन्स की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्जन्स की बात हो रही है। क्यों, अब एक चीज देखो जरा कि जैसे H2O का एग्जांपल लो, वाटर का। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, दो लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, ऐसे लोन पेयर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, लेकिन लोन पेयर्स कैसे हैं देखो, दो, अब मैंने ना आपको बताया कि यहाँ पे ना पेयर्स है, एक है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर कौन से हैं, जो कि दो एटम्स के इन्फ्लुएंस में है, दो एटम्स के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। जैसे ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, है ना। इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो सल्फर के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है, मतलब सल्फर का भी एक न्यूक्लियस होगा, उसने भी इन इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा, उसने भी इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा है ना। बढ़िया से जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर तो सिर्फ एक एटम के ऊपर है। ठीक है, उस एटम ने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई हैं, लेकिन उन एक ही एटम में ही है ना, उस एटम में ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो फ्रीली पड़े होते हैं। जो लोन पेयर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कैसे पड़े हैं, वो कंपैरेटिवली फ्री पड़े हैं, है ना। वो फ्री पड़े हैं क्योंकि वो एक एटम के इन्फ्लुएंस में है, और लोन पेयर दो दो एटम से बंधे हुए हैं। तो वो लोन पेयर्स हम ऐसे बोलते हैं कि वो फ्रीली पड़े हैं कंपैरेटिवली बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अब देखो, चाहे हो लोन पेयर चाहे है बॉन्ड पेयर, ठीक है, दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्जन्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में होती है रिपल्जन्स। ठीक है, तो उन रिपल्जन्स के बारे में बात हो रही है। अब हमारे पास देखो क्या हो सकता है वो रिपल्जन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में हो, जैसे ऑक्सीजन के केस में देखो, वाटर के केस में है, दो लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, हो सकता है इन दोनों के बीच में रिपल्जन हो। ठीक है, हो सकता है हमारे पास क्या हो, जैसे अमोनिया था, अमोनिया में लोन पेयर था और क्या है, बॉन्ड पेयर है ना। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की देखो, बॉन्ड के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर है, इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होंगी। तो हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो। ठीक है, ये रिपल्जन हो सकती है हमारे पास लोन पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में, या फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। ऐसे इन इधर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो ये है ना, ये है हमारे पास है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस लोन पेयर के बीच में और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर और ये वाले बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो सकती है। यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर और इस वाले लोन पेयर के बीच में भी रिपल्जन हो सकती है, और इस वाले बॉन्ड पेयर और इस वाले बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्जन हो सकती है। वैसे ही इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर और इस वाले बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन हो सकती है। तो बोलने का मतलब है काफी सारे रिपल्जन पॉसिबल है। ठीक है, तो कौन से रिपल्जन सबसे ज्यादा, खुद सोचो जरा। जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली पड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होंगे, जो बंधे हुए हैं उनमें होगी, जो बंधे हुए हैं वो तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। तो देखो, तुम ना, जो बॉन्ड पेयर होता है हमारे पास, बॉन्ड पेयर हो सकता है कि वो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है वो पाई बॉन्ड हो। तो जो पाई बॉन्ड होता है ना, उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा बाहर को पड़ा होता है, फ्रीली पड़ा होता है, तो सिग्मा के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड में ज्यादा रिपल्जन हो। ठीक है, जो अभी फ्रीली पड़ा होगा उनमें ज्यादा रिपल्जन होगी, जैसे लोन पेयर तो सबसे फ्रीली पड़े इसलिए उनमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी। तो वैलेंस शेल थ्योरी, रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है, ये चीज नोट डाउन करने वाली है, और ये चीज आप नोट करेंगे, क्या है, इरेज कर लेती हूँ मैं फिर लिखवाती हूँ। ठीक है, क्या है वो चीज कि आपके पास जो लोन पेयर रिपल्जन्स होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है लोन पेयर और
पाई बॉन्ड के बीच में रिपल्जन, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी थोड़े फ्रीली पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन। पाई बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो होगी सारी लोन पेयर्स वाली रिपल्जन, जो कि सबसे ज्यादा होंगी। उसके बाद पाई और पाई की रिपल्जन्स होंगी, ठीक है। फिर पाई और सिग्मा बॉन्ड की रिपल्जन्स होंगी, फिर सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड की रिपल्जन्स होंगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही है आपका सबसे मेन वैलेंस बॉन्ड सॉरी वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या बोलता है ये? रिपल्जन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर leads to change in bond angle and the above given is order of repulsion, order of repulsion, ठीक है। तो जो आपके पास ये ऊपर दिया है ना, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से अब क्वेश्चन में आते हैं, जहां जिसका आंसर ढूंढते ढूंढते हम इसके फर्स्ट पोस्टुलेट तक पहुंच गए। अगर हम देखें, अब हम रीजन समझ लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन लोन पेयर के बीच में इतनी ज्यादा रिपल्जन हुई है कि ये लोन पेयर बड़े इधर को हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, बड़े दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से, इतने रिपेल हो गए, जिसकी वजह से ये लोन पेयर जो थे ये इस वाले बॉन्ड के नजदीक आ गए, जिसकी वजह से इस बॉन्ड पेयर और इस लोन के पेयर के बीच में फर्दर रिपल्जन होगी, और ये बॉन्ड्स ना अंदर को हो गए, अंदर को हो गए, तो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास और भी कम हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे भी इस लोन पेयर में, यहाँ पे लोन पे रिपल्जन तो नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्जन हो रही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड अंदर को चले गए। रिपल्जन हुई तो कैसे होती है? देखो ऐसे है, इन दोनों के बीच में रिपल्जन हो रही है तो दूर जाएंगे, ठीक है। तो दूर जाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो NH बॉन्ड है ये अंदर को हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला बॉन्ड भी अंदर को चला जाएगा, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री, और हो 106 जाएगा। यहाँ पे तो लोन पे रिपल्जन है जो कि बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर रहता है बॉन्ड एंगल का। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल मीथेन, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे आइडल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 45 मिनट्स का, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये आता है इसका फर्स्ट पॉइंट, किसका? VSEPR थ्योरी का, ठीक है। अब देखो इसको और हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तो थोड़ा ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको नहीं आते एग्जाम में, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे इतना फोकस करवा रही हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, देखो ClF3 है, ठीक है। ClF3, ध्यान से देखना। अब ClF3 के लिए सबसे पहले तो ना हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं। क्या बनेगा? देखो हाफ ऑफ सेंट्रल एटम क्या है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और फ्लोरीन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट आइटम कितने हैं? 3 फ्लोरीन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, यानी कि 10/2 यानी कि 5। हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 5, ठीक है। 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जिसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, ट्राइगोनल ट्राइंगल होता है, और 2 पिरामिड होते हैं, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। तो होगा ऐसे कि ये क्लोरीन होगा, चलो आगे बनाते हैं, ठीक है। होगा क्या कि ये क्लोरीन होगा, और 3 पोजीशन इधर होगी, ठीक है, और 2 पोजीशन ऐसे होगी ऊपर नीचे। अब कहाँ हम, अब देखो, अच्छा एक और चीज, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है? 5, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 5 ही बॉन्ड पेयर होंगे और प्लस लोन पेयर होंगे, ठीक है। अगर हम ClF3 बनाते हैं ऐसे, तो इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो यानी कि जो बॉन्ड पेयर है वो तो 3 है, यानी कि जो लोन पेयर है वो कितने होंगे? 2।
अब क्या है, इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हमने बनाने हैं। तो लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे और बॉन्ड पेयर को कहाँ रखेंगे? 3 बॉन्ड्स को कहाँ बनाए और 2 लोन पेयर को कहाँ रखें? तो हमें पता है इस थ्योरी से कि जो लोन पेयर रिपल्जन्स होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमें लोन पेयर्स को सबसे दूर रखना है। क्योंकि देखो, जिस भी मॉलिक्यूल में रिपल्जन ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर्स को हमेशा कहाँ रखना है? मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रखना है, कि वो सबसे ज्यादा दूर रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर्स को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोन पेयर्स को रख देते हैं यहाँ पे, बाकी फ्लोरीन बचे उनको हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं, रियलिटी में थोड़े से फ्लोरीन देखो झुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन हो जाती है, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा अंदर को चला जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास आइडल टीबीपी होता है ऐसे, तो टीबीपी में क्या होता है, ये नोट डाउन करेंगे आप। टीबीपी में क्या होता है कि जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल होता है, ये वाले बॉन्ड एंगल्स होते हैं 120 डिग्री के, और जो ये एक्सियल वाले बॉन्ड्स होते हैं ये होते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में मेंशन करेंगे कि जो एक्सियल वाले बॉन्ड एंगल्स होते हैं 90 डिग्री में, और जो इक्वेटोरियल वाले ट्रायंगल वाले होते हैं 120, ट्रायंगल 120 डिग्री पे होता है। अब हुआ क्या, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, क्यों हो जाएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से। ठीक है, देखो, हमने लोन पेयर्स को मैक्सिमम एंगल पे रखना है, तो हम 90 डिग्री पे तो नहीं रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे उसको, 120 डिग्री पे रखेंगे दोनों लोन पेयर्स को। कहाँ रखेंगे? 120 डिग्री पे रखेंगे दोनों लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है VSEPR थ्योरी का, वो आता है साइज के ऊपर। ठीक है, साइज के ऊपर क्या आता है, देखो कि साइज, देखो सेंट्रल एटम का भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और साइज जो है वो हम सराउंडिंग एटम का भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको पॉइंट बताऊंगी सराउंडिंग एटम का। ठीक है, अगर हम सेंट्रल एटम के साइज को लेते हैं, तो देखो, एक हो गया ये सेंट्रल एटम का साइज, एक हो गया कि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है। ठीक है, और ये हो गया उसके साथ जो साइड एटम्स लगे हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि जब सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा तो एक ग्रुप्स आपस में ज्यादा रिपेल कर पाएंगे, तो बॉन्ड पे रिपल्जन ज्यादा हो पाएंगी, और जब सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन कम हो पाएंगी। अगर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा होंगी, तो ये सपोज थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 विल बी ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। साइज छोटा तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होगा तो ये साइड वाले ग्रुप ज्यादा रिपेल करेंगे आपस में, बॉन्ड पे रिपल्जन ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से एंगल बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम सराउंडिंग एटम की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास एक OH2, मतलब H2O, और एक है OCl2। तो ये तो ऑक्सीजन है दोनों में। ठीक है, एक में हाइड्रोजन है, एक में Cl है ना? तो जो Cl होता है उसका साइज तो काफी बड़ा है, और हाइड्रोजन का साइज काफी छोटा है, तो ज्यादा रिपल्जन किस में होगी? ऑब्वियसली जिनका साइज बड़ा है, बल्कि ग्रुप्स आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे। तो जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल भी हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सपोज थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, तो यहाँ पे रिपल्जन ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास किसकी हो सकती है? सेंट्रल एटम की हो सकती है। ठीक है, और किसकी हो सकती है? और हो सकती है सराउंडिंग एटम की। ठीक है, सराउंडिंग एटम की। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर हम बात करें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इसको हमने एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने ले लिया NH3 और एक हमने ले लिया PH3। ठीक है, PH3। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना? साइज छोटा होता है।
फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं हम क्या बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े वो नाइट्रोजन के ज्यादा क्लोज होंगे, ऐसे, है ना? क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो रिपल्जन होगी वो भी ज्यादा होगी, रिपल्जन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सेंट्रल एटम की, वो क्या करेगी, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एंगल के, है ना? बॉन्ड एंगल के। तो जितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की उतने ही ज्यादा रिपल्जन होंगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा ही होगा। सराउंडिंग एटम की बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सराउंडिंग एटम की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के। कैसे? इसमें एग्जांपल ले लेते हैं NH3 और एक ले लेते हैं NH3। ठीक है, तो हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के पास ज्यादा होंगे, ऐसे। ठीक है, और जो NH3 है उसमें नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। तो किस में ज्यादा रिपल्जन होगी? ऑब्वियसली इनमें ज्यादा रिपल्जन होगी। यहाँ तो फ्लोरीन के पास चलेगी ना, तो यहाँ पे रिपल्जन कम हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये θ1 है ये θ2 है तो हम बोलेंगे कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो अगर सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ को, तो अब रिपल्जन ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन पोस्टुलेट्स मेन थे किसके? VSEPR थ्योरी के। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्री कैसे, आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से आप ज्योमेट्री निकालोगे। ठीक है, और ज्योमेट्री से आप उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखोगे। ठीक है, और फिर आप शेप निकाल दोगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने आपको टेट्राहेड्रल करवा दिया। ठीक है, अब ना मैं आपको ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल करवाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं SF4। ठीक है, SF4। अब फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे आप लोग और इसका फटाफट से आंसर निकालेंगे कि क्या निकलेगा। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम इज सल्फर। सल्फर के लिए सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे। क्या आएगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर पे? 6। मोनोवैलेंट आइटम 4 है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, तो 10/2 इज 5 आ गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होती है फटाफट से याद ही रखनी है आपने, क्या होती है? TBP। ठीक है, तो 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है। 5 का मतलब है कि इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, अगर हम SF4 बनाए तो इसमें 4 सल्फर 4 फॉस्फोरस है, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर सल्फर के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है। ठीक है, हमें पता है TBP कैसे बनता है। TBP हमारे पास बनता है कैसे? ऐसे, है ना? ऐसे बनता है TBP। ओके, ठीक है, मैंने बोला है लोन पेयर जो है एक लोन पेयर उसको हमेशा कहाँ रखना है? मैक्सिमम एंगल पे। तो आप लोन पेयर को यहाँ रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे आप लोन पेयर को। ठीक है, 120 डिग्री पे मैक्सिमम एंगल पे। उसके बाद बाकी सारी पोजीशन पे आप फ्लोरीन को रख लेंगे ऐसे। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री तो आ गई क्या? ज्योमेट्री तो आ गई TBP। शेप क्या आएगी इसकी? शेप, शेप इसकी देखो क्या आएगी। शेप में मैंने आपको बोला था लोन पेयर नहीं देखना है। लोन पेयर नहीं देखेंगे तो इसकी शेप कैसी होगी? देखो, ये आगे वाला बॉन्ड हो गया, ये पीछे वाला बॉन्ड हो गया, ये ऊपर हो गया ऐसे और ये नीचे हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन लगे है ऐसे, तो इसकी शेप होगी ऐसी। लोन पेयर नहीं देखना है आपने, तो शेप होगी ऐसी। अब ये कैसा दिखता है? ये जो सीसॉ झूला नहीं होता ऊपर नीचे जाने वाला, वैसा दिखता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है सी सॉ। ठीक है, इसकी शेप होती है सी सॉ। तो इस तरह से दिस हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, तो ध्यान रखना है पेपर में शेप पूछी है या फिर ज्योमेट्री पूछी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ICl
3 का। ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वैसे करना है तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। या फिर आप साइज भी देख सकते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है उसको हम सेंट्रल एटम रखते हैं। तो साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का, तो आयोडीन है सेंट्रल एटम। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या है। आयोडीन सेंट्रल एटम आ गया। हाइब्रिडाइजेशन पर निकालो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगी? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस पे 7 है। मोनोवैलेंट एटम 3 है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, तो क्या आ गया हमारे पास? 10/2 इज 5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है। ठीक है, ज्योमेट्री है वो क्या है? tbp है, tbp। ठीक है, अब हम देख रहे हैं शेप भी क्या tbp है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, यानी कि 5 ही इसके अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ना। तो बॉन्ड पेयर तो 3 है, 3 क्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर है ना। तो यानी कि बॉन्ड पेयर तो 3 हो गए, यानी कि लोन पेयर कितने हैं इस पे? 2 है। ठीक है, अब 2 लोन पेयर बनाओ। कैसे बनाओगे? हमें पता है टीबीपी है, ऐसे है ना, ऐसे। लोन पेयर्स कहाँ रखोगे? मैंने आपको बोला था लोन पेयर्स आपने रखने हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो बचे हुए सीएल कहाँ रखोगे? बची हुई पोजीशंस पे, यहाँ पे आगे सीएल। ठीक है, अब देखो इसकी शेप कैसी आती है। शेप में हमने लोन पेयर्स नहीं देखने हैं, तो इसकी शेप ना ऐसी आती है, ऐसी ऐसी। लोन पेयर नहीं देखने, तो क्या बन रहा है? ऐसे नहीं बन रहा टी, ऐसे बन रहा है टी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? इसकी शेप होती है टी शेप। ठीक है, इसकी शेप होती है टी शेप। ठीक है, उसके बाद देखो IF5 एंड XCF4 करते हैं। IF5 एंड XCF4। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं IF5 एंड XEF4। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले है IF5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा हाफ ऑफ सेंट्रल एटम इज आयोडीन। कितने होते? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट एटम है 5, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है। ठीक है, तो 7 + 5 कितना होता है? 12। ठीक है, 12/2 इज 6। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। ठीक है, और sp3d2, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब शेप निकालनी है ना। अब देखो इसके अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं? 6। ठीक है, जिसमें से 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 5। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर? 5, यानी कि इसके अंदर एक लोन पेयर है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल बताया था कैसा है। ऐसे नीचे स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, ऊपर एक बॉन्ड होता है, नीचे एक बॉन्ड होता है। अब ना फटाफट से इसमें ना बॉन्ड एंगल्स लिखेंगे। तो ना देखो इसके बॉन्ड एंगल्स कैसे होते हैं, ध्यान से। इसमें ना 2 एंगल्स होते हैं। ठीक है, देखो 2 पोजीशंस होती है। सबसे पहले तो जो ये वाली पोजीशंस होती है जो आपस में 90 डिग्री वाली पोजीशन होती है, इसको हम सिस पोजीशंस बोलते हैं। और एक पोजीशन होती है जो ऑपोजिट वाली होती है, ऐसे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जैसे ये होगी ना फ्रंट वाली पोजीशन। चलो ऐसे नहीं, ऐसे बताती हूँ। ये होगी फ्रंट वाली पोजीशन। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बना रही हूँ। ये होगी फ्रंट वाली पोजीशन, एक होगी इससे बैक वाली पोजीशन। तो ये सिस ट्रांस वाली पोजीशन होगी। तो एक एटम यहाँ लगा दिया, एक एटम यहाँ लगा दिया, ये बीच में सेंटर एटम है। ठीक है, वैसे ही एक होगी ये आगे वाली पोजीशन। ठीक है, और एक होगी इसके बैक साइड वाली पोजीशन। ठीक है, ये भी आपस में कैसी होगी? ट्रांस। ठीक है, एक होगी ऊपर वाली, एक होगी इससे ऑपोजिट नीचे वाली, तो ये भी कैसी होगी? ट्रांस।
तो जो ट्रांस वाली पोजीशन होती है वो आपस में कितने एंगल पे होती है, वो होती है 180 डिग्री एंगल पे। तो ये वाला एंगल हो गया, चाहे ये वाला एंगल हो गया, चाहे ये वाला एंगल हो गया, ये कितना है, 180 डिग्री पे है। और जो सिस होती है, बाकी बची हुई सारी पोजीशंस आपस में सिस है। सिस ये वाली, ये हो गई, ये वाली और ये वाली हो गई, है ना, ये फ्रंट वाली, ये पीछे वाली हो गई, है ना। जो ट्रांस के अलावा आपस में जो भी पोजीशंस हैं, जैसे कि देखो ये वाली हो गई, ये पोजीशंस है ऐसे, है ना, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में देखो यही ट्रांस है, इसके ट्रांस तो ये वाली पोजीशन है, यानी कि इसकी बची हुई सारी इसकी सिस पोजीशंस है, ये पीछे वाले बॉन्ड के साथ भी, इस वाले बॉन्ड के साथ भी। तो बेसिकली जो सिस वाली पोजीशंस है वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, हमें हमेशा, चलो इस केस में क्या है, सिर्फ एक लोन पेयर है। अगर दो लोन पेयर होते हैं तो हम उनको ट्रांस में रखते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं एक दूसरे से, 180 डिग्री पे रखते हैं। 90 डिग्री पे रखते हैं तो रिपल्जन ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो हम दूर रखते हैं, दूर मतलब दूर बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, तो अभी तो कहीं भी रख दो लोन पेयर को, कोई बात नहीं है, यहाँ रख दिया। ठीक है, तो हमने बाकी सारे ये बीच में आयोडीन आ गया, इधर हमने फ्लोरीन रख दिया कहीं सारी जगह, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। शेप है, शेप में आपने लोन पेयर नहीं देखना है, तो आपको ऐसे दिखेगा, बीच में आयोडीन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गए। ठीक है, इधर फ्लोरीन आ गए, इधर फ्लोरीन आ गए। अगर आप इसको देखोगे ना, आपको ये मंदिर की छत की तरह दिखेगा। देखना कैसे है, जोड़ दो इनको सबको ऐसे, जोड़ दो ऐसे, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है पर जोड़ दो। दूर से कैसा दिख रहा है, ऐसे मंदिर की छत की तरह दिखेगा, दिखेगा ना मंदिर की छत की तरह ऐसे, है ना। तो ये कैसा दिखता है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी जो शेप होती है वो क्या आ जाती है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल है XeF4 का, XeF4 का। इसमें देखो वो सेंट्रल एटम जेनॉन है। ठीक है, जेनॉन नोबल गैस होती है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे 8 होते हैं, मोनोवेलेंट एटम 4 हो गए, क्या आ गया 12/2 यानी कि 6। ठीक है, इसमें sp3d2 आ गई हाइब्रिडाइजेशन, और जो इसकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल आ गई। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं, 6। ठीक है, जिसमें से आपको पता है बॉन्ड कितने हैं, 4, है ना, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। ठीक है, यानी कि जो लोन पेयर है वो कितने हो गए, 2। ठीक है, अब दो लोन पेयर को कहाँ रखोगे आप, मैक्सिमम एंगल पे। मैक्सिमम एंगल कौन सा होता है, ट्रांस वाला, 180 डिग्री वाला ऐसे। बाकी सारी सिस वाली, ये मतलब सॉरी सिस वाली नहीं, बाकी ऐसे आ गई। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप इसकी शेप देखना चाहो तो लोन पेयर हटा दो, कैसी दिखेगी, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, सिर्फ एक स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, एक प्लेन में स्क्वायर है बस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो देखो एक बार मैं समराइज कर रही हूँ कि हमने देखा, सबसे पहले तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन थी sp। ठीक है, तो उसकी जो ज्योमेट्री थी वो थी लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे सारे मॉलिक्यूल थे, जैसे कि CO2, CO2 में ऐसे थे। ठीक है, दूसरी थी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, उसके लिए जो ज्योमेट्री थी वो थी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर के लिए कैसे था, जैसे कि इसका एग्जाम्पल था BF3। ठीक है, BF3 या BH3 BCl3 सारे इसके एग्जाम्पल है। तो उसमें कैसे रख रहे थे उसको, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आ रहा था। ठीक है, थर्ड, अब देखो ये तो हो गया जब हमारे पास क्या थे, तीनों बॉन्ड थे। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास एक लोन पेयर होता, एक लोन पेयर होता, और ना मैं AB2 करके लिख रही हूँ, ये A है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता और ये B होते ऐसे। तो यहाँ पे इसकी जो शेप होती वो चेंज हो जाती, वो क्या हो जाती, V शेप हो जाती। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो थर्ड है sp3। ठीक है, ज्योमेट्री क्या थी sp3 के लिए, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल था इसका मीथेन, है ना, मीथेन में हमारे पास क्या आ रहा था, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ रही थी। ठीक है, और शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल आ रही थी क्योंकि नो लोन पेयर था। अगर इसमें एक लोन पेयर होता, एक लोन पेयर, ठीक है, अगर एक लोन पेयर होता जैसे कि अमोनिया में था,
तो हम क्या बोल रहे थे, उसकी शेप कैसी थी, उसकी शेप थी कैसी, उसकी शेप थी हमारे पास पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। वहीं अगर क्या होते दो लोन पेयर, ठीक है, दो लोन पेयर किसमें थे, वाटर में, टेट्राहेड्रल आ रही थी ना ज्योमेट्री, लेकिन लोन पेयर थे दो, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप थी बेंट शेप, ठीक है। वैसे ही हमने नेक्स्ट केस किया था किसका, हमने किया था 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर का sp3d2, ठीक है, जिसमें हमारे पास टीबीपी आ रही थी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में अगर एक लोन पेयर है, ठीक है, तो एक लोन पेयर को हम कहीं भी रख देते हैं, है ना, तो हमारे पास ऐसे आ जाता है, ऐसे, ये रख दिया हमने लोन पेयर। तो इसकी जो शेप थी वो क्या आ रही थी, इसकी जो शेप थी वो हमारे पास आ रही थी कैसी, सीसॉ, सीसॉ, ठीक है। और अगर इसके अंदर दो लोन पेयर थे तो हम कैसे रख रहे थे दो लोन पेयर को, ऐसे, ठीक है। और इसकी जो शेप थी वो कैसे आ रही थी, टी शेप, ठीक है। वहीं अगर सपोज इसमें तीन लोन पेयर आ जाते, तो आप कैसे रखेंगे, इक्विटोरियल पे रखेंगे तीनों लोन पेयर्स को, ठीक है। अब देखो जरा इसकी शेप क्या बनेगी, इसकी शेप सीधा एक लाइन ही बनेगी, ऐसे लाइन में रखे होंगे, यानी कि लीनियर, ठीक है। वैसे ही हमने लास्ट करा 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए sp3d2, क्या है वो, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर था तो हम उसको कहीं भी रख दे रहे थे ऐसे, है ना, जैसे हमने यहाँ रख दिया लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी थी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और अगर इसमें दो लोन पेयर थे तो हम उनको मैक्सिमम एंगल पे रख रहे थे, एक यहाँ रख दिया एक नीचे रख दिया, और ऐसे क्या बन रहा था, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतना काफी है, ये आपका खत्म होता है वीएस ईपीआर थ्योरी, शेप एंड ज्योमेट्री, इतना काफी है आपको, आप सारे क्वेश्चंस इसमें से निकाल लेंगे, अपने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक और चीज, आपको ये टेबल आपको याद नहीं करना है, सॉरी, मतलब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशंस देख लो, ये लास्ट वाली आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आपके सिलेबस में है, बस आपको ये सारी याद रखनी है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल्स भी देख लेना, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स रिपल्जन्स की वजह से कम हो रहे हैं, और ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपको ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को उठा लो यहाँ से, जैसे मैंने बीएसटी करवा लिया, आप बाकी सारे एग्जाम्पल्स कर लो। वैसे ही आप ये एग्जाम्पल्स भी उठा सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो। ये जो ये टंगस्टन वाले हैं ना, ये वाला, ये छोड़ देना, क्योंकि फिर ये आपको कोऑर्डिनेशन में कुछ हाई लेवल पे चल जाएंगे, फिर आएगा, इसको रहने देना। बाकी सारे कर लेना, जो पी ब्लॉक वाले हैं वो सारे कर लेना, ठीक है, मेन ब्लॉक वाले सारे सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू।